नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सनातन संगठन। आजकल एक बहुत गहन विषय पे सोशल मीडिया में बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में चर्चा हो रही है और वह चर्चा ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय करे? एक्चुअली एजेंडाधारी लोग, इच्छाधारी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनकी बातें बिल्कुल बेसलेस नहीं है, अनायास नहीं है। भारत में जितनी तैयारी हो रही है लोकसभा चुनाव की, उतनी ही तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। भारत में तैयारी आप देख सकते हैं कि भाजपा तैयारी कर रही है, विपक्षी दल एकता बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श बनाने की कोशिश हो रही है और इस विमर्श में हमेशा केंद्र बिंदु में रहता है कि किसी भी तरीके से 2024 में मोदी को सत्ता से हटाना है। और अगर आप इसकी कड़ियां जोड़ें तो जितने भी भारत के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय अभियान होते हैं, उसमें मोटे अंदाज में आप देखें तो जो राजनीतिक इस्लाम और वामपंथ का गठबंधन है, वो हमेशा पीछे से होता है। बहुत से फर्जी संगठन बनाए जाते हैं और मानवाधिकार नाम पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के नाम पर बहुत सारी ऐसी विमर्श बनाए जाते हैं। और जो विकसित देश हैं और तथाकथित प्रगतिशील देश हैं, वहां पर बैठकर ये विमर्श बनाए जाते हैं। ये अलग बात है कि आजकल के प्रगतिशील देश भी इस तरह के समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मतलब समझें तो भारत का विरोध, मोदी का विरोध, इस सिर्फ एक देश का विरोध नहीं, ये हिंदू और सनातन संस्कृति का विरोध है। क्योंकि मोदी, ये अलग बात है कि भारत में हिंदुओं के लिए अकेले काम न कर रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि अभी भी गुजरात दंगों से बाहर नहीं निकल पाई है और लोग प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश करते हैं कि भारत में मोदी राज में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अभी हाल में सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, दूसरे माध्यम हो, वहां पर एक विमर्श बनाया जा रहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और जो सीजीआई चंद्रचूड़ है, उनकी बहुत तारीफ की जा रही है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहने वाले पहला उदाहरण देते हैं तीस्ता सीतलवाड़ का, जिन्हें गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत बढ़ाने से मना कर दिया था और उनको सलाह दी थी कि वो सरेंडर कर दें। तीस्ता सीतलवाड़ जो है इसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में शामिल हैं और उनके भी हाथ बहुत लंबे हैं। वो सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसी सदस्य रही और 2011 में एक बिल, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल जो आने वाला था, उसकी ड्राफ्ट कमेटी में भी शामिल। और तीस्ता सीतलवाड़ वह शख्सियत है जो गुजरात दंगों के बाद मोदी और अमित शाह के पीछे हाथ धोके पड़े और ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर होता था। तो जैसे ही गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत बढ़ाने से मना किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दो न्यायाधीशों की बेंच ने कोई निर्णय नहीं ले पाए तो उन्होंने बड़ी बेंच को मामला रेफर कर दिया। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि बड़ी बेंच बनने की प्रक्रिया उसी दिन शुरू हुई। और अगर हम ऑफ इंडिया की न्यूज लेटर की बात करें, जिसके अनुसार उस दिन सीजेआई चंद्रचूड़ किसी फंक्शन में थे, लेकिन वह ये जो बड़ी बेंच है इसके गठन में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे कि उस कार्यक्रम छोड़कर कई बार बाहर को बात करते देखे गए, क्योंकि वो चाहते थे कि न केवल बेंच का गठन आज हो और उनकी जमानत पर फैसला भी आज हो। और वैसा ही हुआ। आप सोच सकते हैं कि किसी सामान्य व्यक्ति की अगर जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो जाए, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका हो जाए, दो न्यायाधीशों की बेंच उसी दिन सुनवाई कर ले, फैसला बड़ी बेंच को रिफर किया जाए, बड़ी बेंच भी उसी दिन बन जाए और बड़ी बेंच उनको जमानत दे, साधारण काम है। इसलिए ये एक प्रमाण के तौर पर जो
एजेंडा चलाने वाले भारत के लोग हैं, उसको उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इस सर्वोच्च न्यायालय की भारत में कितनी भी आलोचना होती हो कुछ मामलों को लेकर, सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय के विवादों में नहीं जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की काफी सराहना की जाती है। और वो सराहना करने वाले यही लोग, क्योंकि जब तक इनके काम होते रहते हैं वो न्यायालय की सराहना करते हैं, और अगर उनका काम नहीं होता है तो आलोचना करने से भी नहीं चूकते। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसमें आतंकवादियों की फांसी से पहले रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है। इसके विपरीत न जाने कितने लोग जेलों में बंद हैं, जिनकी जमानत याचिकाओं पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पेंडिंग है। ये है भारत में न्यायालयों के साथ। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का बाहर बहुत समान है, और अगर किसी आशा से वो इस तरह के विमर्श फैलाए जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दम तो होगी। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, प्रशांत भूषण का कॉमन कॉज करके एक एनजीओ है, उसने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल बार बार बढ़ाया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय में एक एडवर्स टिप्पणी की। ये सही है, लेकिन सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए ये फैसला किया था कि सेवानिवृत्त अधिकारियों का कार्य विस्तार 5 साल तक किया जा सकता है। तो उस हिसाब से जो ईडी के डायरेक्टर है उनका कार्यकाल इस साल नवंबर में खत्म होना। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को तो वैध करार दिया, लेकिन ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति को अवैध करार दिया और उनसे तुरंत पक्ष होने को कहा, और सरकार को 15 दिन का समय देते हुए 31 जुलाई तक उन्हें करने के लिए कहा। और आप समझ सकते हैं कि 31 जुलाई और नवंबर में किसी तारीख तक जब तक उनको एक्सटेंशन मिला था कितना। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए या तो ईगो का प्रश्न होगा, या ये कॉमन कॉज टाइप के एनजीओ हैं इनके लिए ईगो का प्रश्न होगा इस तरह का निर्णय लेना, और ये निर्णय आया। इस निर्णय को भी विमर्श चलाने वाले लोग उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, और उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये जो विमर्श बनाया जा रहा है इसके पीछे कॉमन कॉज टाइप के जो एनजीओ हैं, प्रशांत भूषण चला रहे हैं, और भी कई ऐसे एनजीओ के अलावा कई सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, कुछ न्यायाधीश भी हैं। आप समझ सकते हैं कि इन सब का उद्देश्य किसी न किसी तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंचाना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसलिए ऐसा कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि ये कहीं न कहीं से लाभार्थी हैं पिछले सिस्टम के, या कांग्रेस द्वारा उत्पन्न होने वाले सिस्टम, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने का काम। तो इन लोगों ने कहा है कि अब कुछ मामले जो सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है, उनमें एक उद्धव ठाकरे का मामला है। आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने के बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बता दिया। पार्टी बचाने को और अपनी ग्रुप को, अपने जो फैक्शन है उनके पास, उसको असली शिवसेना साबित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। और ये विमर्श फैलाने वाले लोग कह रहे हैं कि ये फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आ सकता है, और अगर ये फैसला उद्धव ठाकरे पक्ष में आता है तो ये सरकार के लिए बहुत मैचिंग। और इसी से मिलता जुलता एक मामला और है जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, और वह है एनसीपी का मामला, शरद पवार की, जिसमें अजीत पवार जो फैक्शन है वह अपने आप को असली एनसीपी बता रहा है, क्योंकि अधिकतम विधायक और सांसद उनके साथ। ये भी कानूनी प्रक्रिया में पूछेगा, और इसका फैसला भी उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के पक्ष में जाएगा। तो इससे महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, और महाराष्ट्र की सरकार गिरने का मतलब है कि भाजपा ने चाहे जितनी मेहनत की हो सरकार बनाने में, लोगों तक विमर्श पहुंचाने की, लेकिन उसको इस सरकार बनाने का कोई बेनिफिट चुनाव में नहीं मिलेगा, बल्कि एम्बैरेसमेंट होगा। तो पूछेंगे कि भाजपा ने बहुत ही अनहोली अलायंस किया था, बहुत ही गलत काम किया था, पार्टियों को तोड़ा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसमें कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है, और वह है राहुल गांधी को 2 साल की सजा
और उनकी संसद की सदस्यता चले जाना। राहुल गांधी पर जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया उसमें लिखा है कि ही इज ए सीरियल ऑफेंडर, ही इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। 10 केस हैं इनके पास, इसलिए ना तो इनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई रोकी जा सकती है, सजा कैंसिल नहीं की जा सकती है, और इस तरह से उन्हें कोई राहत नहीं है। हाईकोर्ट ने बहुत विस्तृत विवेचना की है। उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी और कांग्रेस के जो प्रसिद्ध वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कहते रहते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ उनके लंगोटिया यार हैं, इसलिए यहाँ तो फैसला हो जाएगा। पता नहीं फैसला हो पाएगा, लेकिन ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी को भी राहत मिल जाएगी, उनकी सजा खत्म हो जाएगी और संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। और ये जो कि न्यायालय के निर्णय थे, फिर भी कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही थी कि भाजपा ने कराया है, जानबूझकर कराया है, इसलिए सरकार को, भाजपा को बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट लगेगा। एक और उससे भी महत्वपूर्ण मसला है और वह है धारा 370 का, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 2 अगस्त से नियमित रूप से इस पर सुनवाई होगी। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है वह उस पर विचार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उस हलफनामा में ये दिया हुआ है कि धारा 370 खत्म होने के बाद में राज्य में विकास की गंगा बह रही है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं और क्या स्थितियां हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पर विचार नहीं करेंगे, ये संवैधानिक और तकनीकी मामला है, हम सिर्फ इस पर विचार करेंगे। तो इस तरह से जो एजेंडाधारी व्यक्ति हैं कोई तमाम करते हैं, कहते हैं कैसे हमने ईडी डायरेक्टर की छुट्टी करवाई, सत्येंद्र जैन को जमानत दी, और जैसे सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है वैसे मनीष सिसोदिया को भी मिलेगी, और ये सारे के सारे काम सरकार को एम्बैरेसमेंट नहीं। तो उद्देश्य एक ही है, 2024 में किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना। इस बीच में एक बात और देखने को मिली है, भारत में जॉर्ज सोरोस समर्थित और उनके द्वारा भी पोषित जो एनजीओ है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है एग्रेसिव में, और उनका एग्रेशन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर होता है। इस तरह से तमाम सारी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी सब अलर्ट है और इनमें कुछ न कुछ भारत के विरोध में छपा रहता है। जॉर्ज सोरोस के संगठन जमीन पर काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाना शामिल होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श बनाना शामिल होता है, बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देना शामिल होता है। इस तरह से काम शुरू हो जाता है। अभी हाल ही के दिनों में बहुत से ऐसे मामले आए जिसमें किसी सवर्ण ने दलित पर पेशाब कर, कहीं किसी ने जूते पर थूक के चटवा दिया। ये घटनाएं अनायास क्यों होने लगी और इन घटनाओं में, इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। भाजपा के जो भी वोट बैंक है उनको तोड़ने के लिए और हिंदू और सनातन समाज में और अधिक दरारें बढ़ाने के लिए, खाई चौड़ी करने के लिए इस तरह के प्रयास होते रहेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसका फायदा वोट बैंक के तौर पर किसको मिलेगा। तो ये सारी घटनाएं अनायास, इन सब के पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है वो धरातल पर उतर आई है। तो एक तरीके से पूरा विमर्श बढ़ा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और देश में भी ऐसी बहुत सारी घटनाओं की वृद्धि होगी। बहुत सी जो ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति होगी, समाज को विभाजित करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। उद्देश्य की है किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता में वापस नहीं होने देना। और ऐसा भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि अगर इस बार भाजपा आ गई तो चुनाव नहीं होंगे, ये नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन भारत के मतदाता प्रबुद्ध हैं और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि राज्यों के चुनाव परिणाम कुछ और होते हैं, केंद्र के चुनाव परिणाम कुछ और होते हैं। लेकिन फिर भी जो सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र में लाया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ही 2024 का एजेंडा सेट कर देगा, तो इसके लिए हमें 1-2 हफ्तों तक देखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय वाकई कुछ करता है या इसे पूरी अफवाह है? मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियो मिलते रहें। नमस्ते।